हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रेम वर्धन। शिक्षा मनी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्लांट हार्मोन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का पहला एमसीक्यू। पौधों में जो गुटी लगाने की बात होती है, जो हम लोग ग्राफ्टिंग कहते हैं, कलम लगाना हिंदी में इसको कहा जाता है। गुटी लगाना मतलब हो गया क्या? ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग की बात हो रही है। तो इससे क्या होता है? गुटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य से, ग्राफ्टिंग क्यों करते हैं हम लोग? जो ये करते हैं, कलम लगाते हैं, इससे क्या करते हैं? फिर से उसी पौधा से फिर एक नया पौधा बनता है। एक नया पौधा पाने के लिए करते हैं, एक नया पौधा। तो इससे क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। पहला क्या है? कीटों के नियंत्रण हेतु। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इससे तो कोई मतलब नहीं है। वानस्पतिक प्रसारण के लिए, ठीक है। बीजों के अंकुरन हेतु, गुटी का तो अंकुरन से कोई मतलब है नहीं। खरपतवार के नियंत्रण से भी कोई मतलब नहीं है। तो मेनली क्या होता है, हम लोग उसका प्रसार क्या करते हैं? उससे हम नया पौधा मिलता है हमको, तो वनस्पति का प्रसार करने के लिए, प्रसारण करने के लिए उसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उससे क्या होगा? गुटी लगाने से हमको नया पौधा मिलेगा, फिर उसको हम लोग जमीन में वो करेंगे, डालेंगे, तो फिर एक नया पेड़ होगा उससे। तो क्या होगा? इससे प्रसारण होगा, बढ़ेगा। पौधों की संख्या में वृद्धि लाना है तो वानस्पतिक प्रसारण होगा। इसमें क्या होता है? एक तो होता है ये गुटी लगाना, जिसको ग्राफ्टिंग कहते हैं। एक क्या होता है? कट करके, कटिंग कहते हैं, जिसको हम स्टेम कटिंग की बात करते हैं। स्टेम कटिंग भी होता है एक मेथड, जो कि मेनली हम लोग किस में यूज करते हैं? बहुत मेनली गन्ना में बहुत यूज होता है स्टेम कटिंग का। गन्ना का जो करते हैं स्टेम कटिंग की विधि से। और एक होता है लेयरिंग, जिसमें क्या होता है? दबाव, उसको कहते हैं दाब लगाना। दाब लगाना जिसको कहते हैं लेयरिंग। लेयरिंग करते हैं, जिसमें क्या होता है कि पौधा का एक तना का जो पार्ट है उसी को मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। दबाने के बाद क्या होता है? इसमें दबाने के बाद कुछ समय के बाद इसी से जो होता है स्टेम, जो तना होता है उसका स्टेम जो हुआ उसका तना, इसी से क्या होता है? रूट्स निकलता है, जड़, और फिर से एक नया पौधा हो गया। तो ये मेनली 3 विधि होता है गुटी ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग किसका हम लोग करते हैं? मेनली ग्राफ्टिंग में किसके? जैसे आम का करते हैं, मैंगो का, लीची का किया जाता है, सेब का किया जाता है, ऐसे करते हैं हम लोग। नींबू का करते हैं, बहुत सारे का करते हैं, ठीक है। स्टेम कटिंग हो गया, दाब लगाना हो गया, तो ये सब विधि है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे फिर बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है हम लोग को? आगे है फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। दूसरा है फसलीदार फल के बिना फली वाला फसल लेनी चाहिए। हाँ, तो फसल चक्र के संदर्भ में, फसल चक्र मतलब क्या हो गया? इसमें क्या होता है? फसल चक्र मतलब हम लोग ऐसे यूज किया जाता है फसल का कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, जनरली एक फसल हुआ, जैसे कुछ भी हो गया, जैसे धान का फसल हुआ, धान की फसल के बाद क्या करता है? जनरली दलहन लगाया जाता है, फिर गेहूं का होता है सीजन, ऐसे करके चलता है फसल चक्र, ठीक है। तो क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि जैसे धान है, इसको कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होता है, सूक्ष्म तत्वों की जरूरत हुई, जो भी इसको लेना था फर्टिलाइजर के रूप में ले लिया, यूज कर लिया, तो उस फर्टिलाइजर का क्या हुआ? यहाँ पे भूमि में कमी हो गई, लैंड में उसकी कमी हो गई, जो यूज कर लिया तो उसकी कमी हो जाएगी। फिर क्या है? दलहन का इसलिए किया जाता है कि पता है हमको क्या है, ये दलहन की फसल से क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, क्योंकि इसकी जड़ों में क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया पाया जाता है, जो राइजोबियम, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। अभी आएगा उर्वरक वाला चैप्टर, भी आएगा जैविक उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर, उसमें है ये सब क्वेश्चन भी है, बहुत बार पूछे भी जाते हैं। तो जनरली इसका यूज क्यों करते हैं कि ये क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है। ये जितना अपना यूज किया उसके बाद जो रहेगा फसल वो भूमि में मिल जाएगा। अब प्लस क्या है कि जो ये यूज कर लिया, मिट्टी भी खुद से वो सेल्फ डेवलप करता है, खुद से मतलब निर्माण करते रहता है न्यूट्रिएंट्स का। तो इसलिए अब धान के बाद तुरंत धान नहीं लगा के क्या किया जाता है? दलहन का किया जाता है। फिर क्या होगा कि अब जो है मिट्टी फिर से हो गई, उर्वरक हो गई, तो फिर अब गेहूं का खेती होगा। तो ऐसे चेंज होते रहता है फसल। तो अब क्या कह रहा है? ऑप्शन देखते हैं, गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। तो बिल्कुल नहीं होगा, इससे तो फसल चक्र सही नहीं रहेगा। अब जैसे है यहाँ पे फलीदार फसल के बाद बिना फली वाला फसल, वही है। तो फलीदार के बाद बिना फली वाला फसल चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो ये तो सही होगा, पहला तो गलत है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? बी होगा सही। तो ये हो गया। आगे देखते हैं हम लोग, फिर क्वेश्चन नंबर 13 की बात हो रही है। क्वेश्चन 13 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन 13 में कह रहा है क्लोनल वरण का प्रयोग किया जाता है। क्लोनल वरण, ये जो है क्लोनल वरण, इसका यूज क्यों करते हैं हम लोग? क्लोनल वरण का यूज करते हैं मेनली, इसका यूज क्यों किया जाता है? मेन इसका यूज होता है कि उच्च गुणवत्ता वाला बीज प्राप्त करने के लिए, उच्च गुणवत्ता वाला बीज प्राप्त करने के लिए, सीड्स प्राप्त करने के लिए। तो ये मेनली किस में होता है? हम लोग करते हैं आलू की खेती में, पोटैटो में, आलू में ये होता है। ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। मेनली जो क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं कि वो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है अच्छे से, और वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो इसको ध्यान देना है। तो ये आलू में होता है, ये ध्यान रखना। क्लोनल वरण जो होता है ये आलू के पौधे में होता है मेनली। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए? ये क्या हो गया? स्टेम कटिंग की बात। तना काट, स्टेम कटिंग की बात हो रही है। स्टेम कटिंग किसमें किया जाता है? मेनली हम लोग अभी क्या देखे थे?
इसका एग्जाम्पल भी हम लिखे थे क्या कि गन्ना में किया जाता है, ये देखे थे तना काट वाला, तो मेनली क्या है ये गन्ना में किया जाता है, ये देखे थे हम लोग, स्टेम कटिंग गन्ना में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है निम्नलिखित पादपों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो गया था, इनकम्प्लीट रह गया था, इसको छोड़ दो, ये इनकम्प्लीट हो रहा था। इसमें क्या था कि इसमें ऑप्शन ये था, क्वेश्चन यहाँ योग कर लेते हैं। अब इसमें कुछ था ऑप्शन कि इसमें कौन सा पादप जो है वही था स्तंभ कर्तन विधि द्वारा, स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धित किया जाता है, प्रवर्धित किए जाते हैं। कह रहा है कि इसमें कौन सा पादप है जो स्तंभ कर्तन, मतलब ये स्टेम कटिंग की बात हो रही है, स्तंभ कर्तन द्वारा किए जाते हैं। तो स्तंभ कर्तन द्वारा क्या होता है, इसमें ये भी किया जाता है, बोगेनविलिया, कार्नेशन ये भी किया जाता है, अंगूर भी किया जाता है, और ये कोको भी किया जाता है। कोको का एक बात याद रखना है कि स्तंभ कर्तन तो होता ही है, स्टेम कटिंग तो होता ही है, उसके बाद क्या होता है इसका सीड्स के द्वारा भी इसका किया जाता है, बीज के द्वारा भी, सीड्स के द्वारा भी, मतलब बीज के द्वारा भी। एक तो क्या हो गया स्तंभ कर्तन, मतलब स्टेम कटिंग के द्वारा भी, स्टेम कटिंग के द्वारा भी होता है। ठीक है, सीड्स का क्या होता है इसमें कि इसका सीड्स को क्या पहले नर्सरी में वो किया जाता है, छोटा सा पौधा उगाया जाता है, फिर उस पौधे को जाके करीब 4 फीट के डिस्टेंस पे, ये कोको की बात कर रहे हैं, कोको की बात, जब पौधा थोड़ा हो गया बड़ा तो 4 फीट के डिस्टेंस पे उसको फिर से वो कर दिया जाता है, तो उससे क्या हो गया कोको का हो गया। फिर तो कोको का याद रखना है कि इसका जो है स्टेम कटिंग के द्वारा तो होता है, स्तंभ कर्तन के द्वारा होगा ही होगा, उसके बाद सीड्स के द्वारा भी इसका होता है, प्रवर्धित किया जाता है। तो कोको याद रखना है। ऐसे इसमें क्या है कि पादप कौन से पादप का स्तंभ कर्तन द्वारा किए जाते हैं, तो ऑल ऑफ दीज होगा, इसका आंसर जो होगा सभी होगा, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव, ये याद रखना कि सभी है ये, बोगेनविलिया, कोको, कार्नेशन, अंगूर है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो महत्वपूर्ण अंग ऑप्शन क्या है, पुष्प है, पत्ती है, तना है, जड़ है। तो सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है, ये पुष्प होता है, क्योंकि क्या होता है यहीं पे क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है, पॉलिनेशन की क्रिया जो होती है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन सब कुछ कहाँ से शुरू होता है, पुष्प में ही, पुष्प के अंदर ही क्या है कि जो ये फ्लावर है, फ्लावर में ही क्या होता है, इसमें दोनों पार्ट मेल और फीमेल पार्ट जो है पुष्प का या प्लांट का, किसी भी प्लांट का फीमेल पार्ट, ये दोनों होता है, यहीं से क्या होता है फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन के बाद क्या फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया यहीं से होती है, उसके बाद फिर क्या होता है नया पौधे का निर्माण। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे पुष्प है ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बीज के अंकुरन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। किसी भी बीज के अंकुरन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां सर्वाधिक उपयुक्त है। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स की बात हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है बात, बीज अंकुरन मतलब जर्मिनेशन ऑफ सीड्स की बात हो रही है। ठीक है, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स में क्या होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, तो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए सबसे पहला तो क्या है कि सबसे पहला उचित वो होना चाहिए, वाटर का होना चाहिए, आर्द्रता हम लोग कहते हैं, ह्यूमिडिटी, उचित आर्द्रता होनी चाहिए, उचित मतलब ह्यूमिडिटी जो होना चाहिए जितना जरूरत है वो चाहिए। उसके बाद क्या है तापमान होना चाहिए, टेम्परेचर की बात हो रही है, ये क्या है ह्यूमिडिटी या वाटर जो कहते हैं जितना हमको चाहिए ह्यूमिडिटी, फिर है टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए ऑक्सीजन की मात्रा की जरूरत, ऑक्सीजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 3 चीज जो O2 है ये हो गया, ये 3 जो है सबसे इंपॉर्टेंट है वाटर के उसके लिए। ठीक है, हाँ, तो ये 3 है। सबसे पहले क्या है, सनलाइट की आवश्यकता तो होती ही है, लेकिन सबसे पहले ये है बीज के अंकुरन के लिए अगर हम घर के अंदर भी रख देते हैं ये चीज, तो भी अगर उसको सही ह्यूमिडिटी मिलेगा, सही टेम्परेचर रहेगा और ऑक्सीजन की मात्रा रहेगी तो जर्मिनेशन हो जाएगा, बीज अंकुरित हो जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं चना सब रखते हैं जो अंकुरित करने के लिए, चना मूंग ये सब, तो कैसे होता है उसमें उसको धूप में तो रखने की तभी जरूरत नहीं होती है, रूम के अंदर ही हो जाता है। तो ये है 3 सबसे इंपॉर्टेंट, उचित आर्द्रता होना चाहिए, जो तापमान होना चाहिए उचित होना चाहिए, ऑक्सीजन की मात्रा, तो इसका आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागन का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण कहलाता है। मतलब एक ही पौधे हैं उसके पुष्प, एक पुष्प का दूसरे पुष्प की मतलब पॉलिनेशन कर रहा है, एक ही सेम प्लांट के अंदर बात हो रहा है, सेम प्लांट है, एक ही प्लांट है, इसका फ्लावर अलग अलग है, फ्लावर अलग है, एक इधर है फ्लावर, दूसरा पुष्प इधर हुआ, फ्लावर नंबर 1 हुआ, ये 2 हुआ। ठीक है, तो क्या होता है इस पॉलिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सेम एक प्लांट के ही अंदर होता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ते थे, सेल्फ स्वपरागन, पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन,
स्वपरागन की बात करते थे। स्वपरागन जो होता है एक ही पुष्प में, एक ही प्लांट के अंदर दो पुष्प के बीच होता है, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वजात पुष्पी परागन। स्वजात मतलब स्वयं युग्मक युग्म ये नहीं होगा, पर परागन नहीं होगा, सजातीय सजात पुष्पी परागन होता है। मतलब इसको सेल्फ पॉलिनेशन या सजात पुष्पी परागन, मतलब एक ही पेड़ है, प्लांट है और उसके दो फ्लावर हैं अलग अलग, और उसके बीच जो पॉलिनेशन होता है उसको सजात पुष्पी परागन कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। क्या कह रहा है कि जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, चमगादड़, दूसरा क्या है, मधुमक्खी, तीसरा है पक्षी। अब कह रहा है कि इसमें से कौन सा परागनकारी है, जो पॉलिनेशन के लिए कौन जिम्मेदार होता है। जिसमें है परागनकारी, जो पॉलिनेशन के लिए जिम्मेदार जो होगा, पॉलिनेटर कह सकते हैं, जिम्मेदार। तो इसमें क्या होगा, तो चमगादड़, मधुमक्खी और पक्षी। ये तो जानते हैं कि सबसे ज्यादा पॉलिनेशन क्या मधुमक्खी की वजह से होता है। उसके बाद क्या है, मधुमक्खी और ये तितली, तितली भी यहाँ ऐड कर लो, ये भी है, बहुत ज्यादा पॉलिनेशन के लिए जिम्मेदार होता है। उसके बाद क्या है, पक्षी के द्वारा भी होता है, चमगादड़ के द्वारा भी होता है। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें ऑल ऑफ दीज ही आंसर होगा। क्या, क्योंकि कुछ न किसी वजह से हो सकता है कि पॉलिनेशन का इस कारण ये बन सकता है। तो क्या है, परागनकारी जो है इसमें से सभी है, तो इसका क्या होगा आंसर, ऑल ऑफ दी अबव होगा सीधा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 इसमें कह रहा है परागन की सुपरिभाषा है। परागन की सुपरिभाषा है, परागन मतलब पॉलिनेशन की बात कर रहा है, तो पॉलिनेशन की पूछ रहा है डेफिनेशन। तो कह रहा पराग, इसका क्या है, पहला परागकण का परागकोश से क्लोम छिद्र जो वर्तिकाग्र होता है तक स्थानांतरित होने की क्रिया, यही तो होता है परागन। दूसरा है परागन का अंकुरन, तीसरा है परागनली का बीजाणु तक पहुंचना, चौथा है कीटों का फूलों पर पहुंचना। नहीं, परागन जो होता है पॉलिनेशन क्या है, मेनली जो पॉलिन ग्रेन जो होता है मेनली वहां कहाँ पे पहुंचता है, वर्तिकाग्र पे, स्टिग्मा पे पहुंचना, यही तो होता है परागन की परिभाषा है। ये सिंपल है क्वेश्चन।